जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम सब अगले क्लास में पढ़ चुके थे कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है और इटली का एकीकरण पढ़ चुके थे। तो आज जानेंगे जर्मनी का एकीकरण। तो चलिए जानते हैं कि जर्मनी का एकीकरण क्या है। जर्मनी 800 ईस्वी के आसपास या मध्यकाल में जर्मनी शारलमा के नेतृत्व में सुदृढ़ था, पूर्ण रूप से व्यवस्थित था। किंतु जब जर्मनी आधुनिक काल में आए तो ये कई राज्यों या कई प्रांतों में विखंडित हो गए। लगभग इनमें छोटे बड़े राज्यों मिलाकर 300 प्रांत हो गए थे। इन सभी प्रांतों में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विषमताएं उत्पन्न हो गई थी। इन विषमताओं के कारण इन सभी में अलगाव की भावनाएं उत्पन्न हो रही थी। इन सब को मिलाकर इसे एक जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में लाना जरूरी हो गया था, क्योंकि जब ये छोटे छोटे राज्यों में विखंडित था तो इन सब पर कोनो और देश आकर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लेता था, तो इसे एक राष्ट्र के रूप में लाना जरूरी था। तो चलिए समझते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में किस प्रकार की बाधाएं थी और इसे किस प्रकार एक राष्ट्र के रूप में लाया गया। तो समझते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में किस प्रकार की समस्याएं था और इन समस्याओं को कैसे दूर करते हुए जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो पहला इसमें समस्या था जर्मन दो भागों में था। उस समय जर्मनी दो भागों में विभक्त था। पहला था उत्तरी जर्मन, दूसरा था दक्षिणी जर्मन। उत्तरी जर्मन में प्रोटेस्टेंट लोग रहते थे और इसी मत को मानते थे। दूसरा था दक्षिणी जर्मन, जहाँ पे कैथोलिक लोग रहते थे और इसकी एक सभा था जिसका नाम डायर था, और इन सब में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। इसके बाद जर्मनी के कुछ लोग आए, जैसे हिगेल, हम्बोल्ट, अंडर्ट और जैकब ग्रीन जैसे व्यक्ति थे, जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को जर्मनी में फैलाने का काम किया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जैसे हिगेल हिगेल ऐतिहासिक द्वंद्ववाद या ऐतिहासिक भेदभाव को खंडित करते हुए जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया। वहीं अंडट अंडट एक कविता लेखक थे और इसने कविताओं की सहायता से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावनाओं को फैलाने का काम किया। दूसरा दूसरा था बाद हेडेनबर्ग और नेवोलिस जैसे इतिहासकारों ने भी जर्मनी के गौरवमय इतिहास या अतीत को सामने रखा और लोगों में जागरूकता फैलाया और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इसके बाद 1806 में नेपोलियन ने जब जर्मनी पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त किया, तो उसने जर्मनी में एक राइन राज्य संघ की स्थापना करते हुए जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। उसके पश्चात फ्रांस में हुई 1830 की क्रांति। फ्रांस में जब 1830 की क्रांति हो रही थी, तो उससे भी जर्मनी के राष्ट्रवाद प्रभावित हुए और जर्मनी में राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। उसके बाद जर्मनी अब मध्यकाल से आधुनिक काल की ओर आने के लिए तैयार हो चुका था। इतने प्रयासों के बाद जर्मनी अब मध्यकाल से आधुनिक काल की ओर आने में अग्रसर होने लगा था। इसके पश्चात जर्मनी के शिक्षक और विद्यार्थियों के द्वारा एक सभा की स्थापना की गई, जिसका नाम था ब्रुसेल्स सेप्ट। तो शिक्षकों और विद्यार्थियों के द्वारा एक सभा का स्थापना हुआ, जिसका नाम था ब्रुसेल्स सेप्ट नामक सभा की स्थापना की। उसके बाद व्यापारियों ने 1834 में जर्मनी के व्यापारियों के द्वारा 1834 में परसा के नेतृत्व में एक संगठन की स्थापना किया। एक आर्थिक संघ था यह। इसकी स्थापना किया, जिसका नाम था जाल्वेरियन। तो जाल्वेरियन की स्थापना किसने किया था? व्यापारियों ने। ब्रुसेल्स सेप्ट की स्थापना किसने किया था? शिक्षक और विद्यार्थियों ने। और जाल्वेरियन की स्थापना व्यापारियों ने किया था। इन सब के राष्ट्रवाद की भावना पर ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक का नज़र था। तो मेटरनिक ने इसे दबाने के लिए एक आदेश जारी किया। आदेश का नाम था कार्लस्वाद का आदेश। आदेश का नाम क्या था? कार्लस्वाद का आदेश। किसने जारी किया था? मेटरनिक ने। क्या करने के लिए? तो राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए। परंतु यह सफल नहीं हुआ। इसके बाद सैक्सोनी और हैनोवर में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगा। यहाँ के लोगों ने लोकतांत्रिक विद्रोह कर दिए, जिसे परसा और ऑस्ट्रिया ने दोनों ने मिलकर इसे दबाव दिया। दोनों ने क्या किया? सैक्सोनी और हैनोवर के लोकतांत्रिक विद्रोह को क्या किया? दबा दिया। इसके पश्चात 1848 में पुराने संसद की सभा को
फ्रैंकफर्ट में बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया? फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट में बुलाया गया और पर्सा के शासक फ्रेडरिक विलियम को भी इसमें बुलाया गया। पर्सा के शासक फ्रेडरिक विलियम को बुलाया गया और इसमें फ्रेडरिक विलियम को जर्मनी के राष्ट्रवाद का नेतृत्व करने को कहा गया, जबकि फ्रेडरिक विलियम एक निरंकुश शासक था और रूढ़िवादी शासक था। इसने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसने इसे मानने से इनकार कर दिया और कुछ समय पश्चात फ्रेडरिक विलियम का मृत्यु हो जाता है और इसके बाद पर्सा का अगला शासक इसी का भाई बनता है विलियम। इसी का भाई विलियम बनता है। विलियम जो कि एक उदारवादी शासक था और इसने जर्मनी के एकीकरण करने के लिए एक महान कूटनीतिज्ञ बोले तो बिस्मार्क, एक महान कूटनीतिज्ञ था बिस्मार्क का नियुक्ति किया। तो जानते हैं डिटेल में कि बिस्मार्क कौन है, समझते हैं बिस्मार्क कौन है। बिस्मार्क एक महान कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क पर्सा के चांसलर बनने से पहले वो पर्सा के प्रतिनिधि के रूप में डायट में प्रतिनिधि था। तो डायट में प्रतिनिधि था पहले वो पर्सा के ओर से। पर्सा में ये चांसलर बना, इसे चांसलर विलियम ने बनाया। पर्सा का चांसलर किसने बनाया? विलियम ने बनाया। किसको? तो बिस्मार्क को बनाया गया। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। बिस्मार्क ने किस नीति को अपनाया? रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया। इसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया और 1864 में बिस्मार्क ने 1864 में ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर सेल्विस और होल्स्टीन पर आक्रमण किया। उस समय सेल्विस और होल्स्टीन दोनों ही डेनमार्क के अधीन था, इसलिए डेनमार्क पर आक्रमण हुआ और इसे पूर्ण रूप से जीता गया। और जीतने के पश्चात सेल्विस पर्सा के अधीन आया और होल्स्टीन जो था उस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हुआ। तो इसके अगले रणनीति के अनुसार, बिस्मार्क के अगले रणनीति के अनुसार अब ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करना था। तो देखते हैं कि ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कैसे हुआ, कौन कौन सा कूटनीति इसने किया और किसके साथ दोस्ती बनाया और इसने कैसे ऑस्ट्रिया को हराया। अब बिस्मार्क का अगला रणनीति था कि वो ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करे। ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने से पहले उसने 2-3 संधि किया। तो चलिए जानते हैं कि संधि क्या है। संधि, इसने पहला संधि किया फ्रांस से उसने संधि किया और कहा कि जब हम ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करेंगे तब फ्रांस उसमें कुछ नहीं बोलेगा, वो तटस्थ रहेगा। इसके बदले बिस्मार्क उसको कुछ क्षेत्र देने का लोभ दिया। इसी तरह इटली के एकीकरण में भी काबूर ने फ्रांस को तटस्थ रहने के लिए 2 राज्य देने का वादा किया था। तो इसमें भी बिस्मार्क ने वही रणनीति अपनाया और फ्रांस को चुप रहने का वादा ले लिया। दूसरा, उसने इटली से कहा कि जब हम ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करेंगे तब इटली एक तरफ से ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करेगा। जैसे मैप में समझते हैं, मानते हैं कि ये जर्मनी है और ये बीच में ऑस्ट्रिया और यहीं इटली है, इधर से फ्रांस है। तो फ्रांस को कहा गया कि इसमें तुम चुप रहना, इधर से जर्मनी है ही, जर्मनी इस पर आक्रमण ही करेगा और इधर से इटली है, इटली को कहा गया कि तुम एक ओर से आक्रमण करना। तो जब ऑस्ट्रिया पर आक्रमण होगा जर्मनी का, तो इसमें यानी कि ये फ्रांस कुछ बोलेगा नहीं, तो ये फ्रांस तो अपने आप चुप हो गया। दूसरा, इटली से पहले इसका युद्ध होता था, तो पहले ही भी हम सब पढ़ चुके हैं कि इटली और इन दोनों के बीच हमेशा युद्ध होते रहता था। तो इटली ने इस तरह इधर से आक्रमण किया और उधर से बिस्मार्क ने आक्रमण किया। जब दोनों तरफ से आक्रमण हुआ तो इसमें ऑस्ट्रिया की बुरी तरीके से पराजित हो गई और इस पराजय ने ही इस पराजय ने ही जर्मनी का 2/3 एकीकरण को पूरा कर दिया। अर्थात जर्मनी का बहुत बड़ा हिस्सा एकीकृत हो चुका था। इसके बाद बिस्मार्क को डाउट था कि जर्मनी के दक्षिणी भाग पर फ्रांस हस्तक्षेप कर सकते हैं। यही एक समस्या उत्पन्न हो जाती है स्पेन। फ्रांस के बगल में ही है स्पेन। स्पेन पर राजगद्दी को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो गई और उस पर पर्सा के राजकुमार थे, उसने उस गद्दी पर दावा कर दिया। जब पर्सा के राजकुमार ने दावा किया तो फ्रांस तो यह चाहता नहीं था कि मेरे बगल में पर्सा का राजकुमार स्पेन में आके बैठ जाए। तो उसने इससे बिस्मार्क ने फ्रांस से एक लिखित संधि यानी कि लिखित पत्र लिया और उसने कहा कि नहीं, यहाँ पे
पर्सा का राजकुमार नहीं बैठेगा, इस गद्दी पर नहीं बैठेगा, उससे लिखित लिया और बिस्मार्क ने उसे घुमा फिरा कर प्रेस में बोल दिया और जिससे जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना में और तेजी देखने को मिला। और यहीं से एक और युद्ध का आगमन होता है और वो युद्ध था शटडाउन का युद्ध। सेडोवा का युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया के साथ। ये याद रखेंगे कि सेडोवा का युद्ध 1866 में हुआ था जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच, और दूसरा युद्ध है सेडोन का युद्ध जो कि 1870 में हुआ है। सेडोवा के युद्ध से 4 साल बाद है सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध फ्रांस और ऑस्ट्रिया के मध्य हुआ था, जिसमें फ्रांस का यानी कि फ्रांस उसमें हार गए और ऑस्ट्रिया का जीत हुआ। और यहीं से ऑस्ट्रिया 1871 में पूर्ण रूप से यूरोप के नक्शा में दिखाई पड़ा। उसके बाद फ्रांस और ऑस्ट्रिया के मध्य शांति स्थापित करने के लिए एक संधि हुआ जिसका नाम था फ्रैंकफर्ट की संधि, जिसमें जर्मनी और फ्रांस दोनों ही शांति स्थापित किए और मिलजुल कर रहना प्रारंभ किया। तो यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होता है। तो आप सब जान चुके हैं कि यूरोप के राष्ट्रवाद में हर एक चीज कंप्लीट हो गया है। अब जैसे कि राष्ट्रवाद क्या है, पुनर्जागरण क्या है, इटली का एकीकरण क्या है और जर्मनी का एकीकरण क्या है, इसका मेन टॉपिक हो चुका है। इसके कुछ और है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के सिवा ये सब वो सब, तो आप लोग कुछ पढ़ लीजिएगा। तो अब मिलेंगे हम अगले चैप्टर में।